हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। तो आज से हम अपने चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स, जिस भी टॉपिक का प्रश्न रहेगा उस टॉपिक का मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में एमटीएस का होने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट देगा ये वीडियो। और इस सीरीज को आप फॉलो ज़रूर करें और आप इस वीडियो को पूरी देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी सारी चीज़ें का आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इतना मतलब जैसे ये पहला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किस आकार से, तो मतलब हड़प्पा सभ्यता से लगभग जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं और इससे संबंधित जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करवा देंगे। तो इतना सारा फैक्ट्स इसमें एक्सप्लेन करवाया जाएगा कि आप लोगों का सारी रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा ऐसे कितना समझा सकता हूँ, आप खुद इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को करते जाइए, खुद पता चलेगा कि आप लोग के लिए कितना ये बेनिफिट मिलेगा इससे, और आप लोग का सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप सिलेबस इसका कर लिए हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं भी किए हैं तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर लीजिए। आप जो जीके जीएस का पोर्शन है इसमें काफ़ी अच्छा आप स्कोर करिएगा। ठीक, तो आप एसएससी किसी का भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोग, जब आप लोग पढ़िएगा तब पता चलेगा ऐसे मैं कितना बोलूँगा। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है कि जैसे मैं ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग अपना आंसर सोच भी सकते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किस आकार की पाई गई है? ऑप्शन ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी है आयताकार और ऑप्शन सी है यूनिकॉर्न या वर्गाकार और ऑप्शन डी है गोलाकार। तो आप अपना आंसर सोच भी सकते हैं। तो ये देखिए सीजीएल 2024-25 में आया हुआ सवाल है। तो इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे या फिर संभावित प्रश्न रहेंगे। ठीक, तो आप लोग का प्रीवियस ईयर भी रिवाइज हो जाएगा और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हो जाएगा। ठीक, तो काफ़ी बढ़िया है आप लोग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूनिकॉर्न या वर्गाकार। ठीक, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए ये पूरा निचोड़ आ गया। ये मुहरें मुख्य रूप से सेलखड़ी, जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें थी, सेलखड़ी से बनती थी। ठीक, सेलखड़ी नामक नरम पत्थर से बनी होती थी। ठीक, नरम पत्थर से बनी होती थी। इसके अलावा तांबा, टेराकोटा, चर्ट और हाथी के दांत का भी उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सिक्के बनाने के लिए सेलखड़ी नामक पत्थर, उसके बाद तांबा, टेराकोटा, चर्ट, हाथी का दांत का भी उपयोग किया जाता था मुहरें बनाने के लिए। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए ही विख्यात था। नगर का इतनी सारी व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें थी कि इसीलिए इसको शहरी सभ्यता कहा गया। ठीक, नगर नियोजन की वजह से। तो नगर नियोजन जो थी ग्रिड पैटर्न पर थी। इसका मतलब है कि शहर ग्रिड पद्धति से बसे थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसमें सड़क अच्छी थी और ये मतलब कहने का कि समकोण पर काटती थी ऐसे। ठीक है, उसके बाद है पक्की ईंटें। घर और सार्वजनिक इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी, जो स्थायित्व दर्शाती है। जो यहाँ पर की इमारतें हैं वो पक्की ईंटें से बनी हैं। द्विविभाजन, यानी कि शहर अक्सर गढ़ यानी कि ऊपरी शहर और निचले शहर में विभाजित थी। ऊपरी शहर में मतलब कि जो ऊपरी शहर में लोग रहते थे वो थोड़ा ज़्यादा अमीर थे, और जो निचले शहर में जो रहने वाले व्यक्ति थे वो थोड़ा कम अमीर थे, यानी कि गरीब थे। जल निकासी व्यवस्था, और यहाँ की जल निकासी व्यवस्था भी काफ़ी विख्यात है। तो यहाँ पर ढकी हुई नालियाँ होती थी, जैसे हम लोग का भी जो भी नालियाँ रहता है उसको ढक दिया जाता है ताकि वहाँ पे अच्छा हो जाए। तो उस टाइम में समझिए कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता लगभग आज से कितना 2500 ईसा पूर्व पहले की बात है। तब ये व्यवस्था थी वहाँ पर कि वहाँ पर नलियाँ ढकी हुई रहती थी और प्रत्येक प्रत्येक घर में शौचालय एवं स्नानागार होता था। प्रत्येक घर में शौचालय एवं स्नानागार होते थे और नालियाँ ढकी हुई व व्यवस्थित होती थी। सार्वजनिक कुएं,
मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर सार्वजनिक कुएं भी थे। तो मोहनजोदड़ो जैसी जगह पर सार्वजनिक कुएं भी थे। ठीक, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, यहाँ की मुख्य पेशा कृषि था और ये गेहूँ, जौ, कपास, तिल की ये ज़्यादा खेती करते थे। तो गेहूँ, जौ और कपास, तिल की। और सबसे पहले जौ की खेती करते थे ये लोग, सबसे पहले जौ। पशुपालन और शिल्प, पशुपालन और मिट्टी धातु के शिल्प प्रमुख थे, जैसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये धातु के शिल्प भी प्रमुख थे और यहाँ के पशुपालन भी ये लोग करते थे। व्यापार, आंतरिक और समुद्री व्यापार होता था जिसमें मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से संपर्क थे। तो ये लोग व्यापार भी करते थे और ये समुद्र व्यापार भी यहाँ पर होता था। और ये मेसोपोटामिया जो उस टाइम की एक सभ्यता थी, उनसे ये व्यापार करते थे। ठीक है, धर्म की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की धर्म की बात करें तो वो मार्त देवी और पशुपति की पूजा करते थे। माता देवी और पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो प्राकृतिक पूजा, यानी कि वो लोग प्राकृतिक पूजा जैसे कि पेड़ पौधा, जो कि पीपल का वृक्ष का पूजा करते थे। पशुओं में गैंडा और बैल का पूजा करते थे। पत्थरों में लिंग का पूजा भी प्रचलित था। तो ये सारी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक, तो आप लोगों को सारी ये रिवीजन हो गया क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था थी। तो देख रहे हैं ना कितना, मतलब सारी चीज़ें का रिवीजन हो जा रहा है। तो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, मेरे सीरीज को फॉलो करते जाएं और अपना टेस्ट जो जिस भी आप प्लेटफॉर्म से अपना टेस्ट देते होंगे वो देते जाइए। बाकी कुछ नहीं करना है, मेरे सीरीज को फॉलो कर लीजिए और अपना जीके जीएस का पोर्शन को एकदम मजबूत बना लीजिए। ठीक, अभी और आगे देखते जाइए कितना बेस्ट मिलेगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है डलहौजी और ऑप्शन सी है कर्जन और ऑप्शन डी है वेंटिंग। तो अपना आंसर सोचिए कौन होगा, रिपन, डलहौजी, कर्जन, वेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डलहौजी। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति की शुरुआत डलहौजी ने की थी। ध्यान रखिएगा, डलहौजी ने किया था। यह नीति 1848 से 1856 के बीच लागू की गई थी, जिसके तहत यदि किसी भारतीय रियासत के शासक को कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी यानी कि सगा बेटा नहीं होता था तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये नीति की क्या खासियत थी कि भारतीय रियासत हुआ करते थे, उनके शासक के कोई उत्तराधिकारी नहीं यानी कि कोई बेटा नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था इस नीति के तहत, जिसे कि हड़प नीति कहा गया या फिर व्यापक का सिद्धांत कहा गया। सबसे पहले हड़पा गया राज्य सतारा था 1848 में। सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन था, तो ये सतारा था, ये 1848 में। अन्य प्रभावित राज्य जैसे झांसी, नागपुर, संबलपुर को भी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ऐसे ही और नीति की बात करें तो एक सहायक संधि अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था और ये वेलेस्ली ने शुरू की थी। सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली ने किया था। वेलेस्ली, ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली। व्यापगत सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति डलहौजी और सहायक संधि वेलेस्ली। इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लेना। इसके तहत राजाओं को अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च भी खुद उठाना पड़ता था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका भी उद्देश्य वही था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लेना और इसके तहत राजाओं को अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था और उसका खर्च भी खुद उठाना पड़ता था। इसके तहत पहला राज्य हैदराबाद, जो कि 1798 में इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था।
हैदराबाद 1798 में इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। एक ये है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में कर्नवालिस द्वारा। इसका उद्देश्य था भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और वे सरकार को एक तय लगान देते थे। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, तो भू राजस्व कोई भी जमीन पर एक निश्चित राशि तय करना और जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। ठीक, जो जमींदार होते थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया और उस सरकार को एक तय लगान यानी कि टैक्स देते थे। ठीक, उस भूमि का एक टैक्स देते थे सरकार को। क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू था। ये जो अस्थाई बंदोबस्त था ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रेडिड ने की थी। मेन इसका ये मतलब एसएससी एग्जाम्स के लिए इसमें क्या पूछ सकता है, तो सहायक संधि किसने लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, ये सभी पूछ लेता है। और कभी कभार पूछता है कि ये इसका उद्देश्य क्या था। ठीक, तो ज़्यादा इसको इसमें याद रखना है कि किसने इसकी शुरुआत की थी। तो सहायक संधि जैसे बेलेजली, और एक व्यापगत का सिद्धांत था उसको डलहौसी ने, और अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो या फिर अलेक्जेंडर रीड। और इसमें सरकार किसानों को रैयत से सीधा लगान वसूलती थी। इसमें सरकार ये यहाँ पर क्या हुआ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों की व्यवस्था को हटा दिया गया और इसमें सरकार सीधे रियासतों से जो खेती करते थे यानी किसानों से सीधा लगान वसूली करती थी। बिचौलिया यानी कि जमींदार को हटा दिया गया, जैसे कि मैंने बताया। और ये इसमें क्षेत्र है मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों में ये व्यवस्था लागू थी। आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। और एक व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी, म से महलवाड़ी और म से मैकेंजी ने शुरू किया था। ठीक, कब किया था, तो 1822 में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें लगान पूरे गांव या महल के आधार पर सामूहिक रूप से तय किया जाता था। यानी कि जो किसान होते थे उनका पूरा गांव होता था, उनसे पूरा सामूहिक रूप से एक लगान वसूला जाता था। ठीक, यानी कि इसमें क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से यानी कि एक पार्टिकुलर किसान से लिया जाता था कर, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में एक सामूहिक रूप से लिया जाने लगा, जैसे कि पूरे गांव को मिला करके। और यह लागू था उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत और पंजाब में। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यही है। ठीक, इसको याद रखना है और कभी इसको ध्यान में रखना है सिर्फ। ठीक, कभी कभार पूछता है कि ये क्या चीज़ है, नहीं तो इसका सिर्फ याद रखना है किसने शुरुआत किया था इस सारी व्यवस्था को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है एमजी रनाडे, और ऑप्शन सी है जी के गोखले, और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जी के गोखले। गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे और इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो संस्थापक इसका कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 जून 1905 को। 12 जून 1905 को। और उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के युवाओं को एकजुट करना और सामाजिक बुराई जैसे कि अस्पृश्यता का, गरीबी का और अशिक्षा से लड़ने और देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। और ऐसे ही सोसाइटी की और बात करें तो एक सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किया गया। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने 1921 में लाहौर में किया था। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय ने 1921 में लाहौर में। और इसका उद्देश्य था उन लोगों को प्रशिक्षित करना जो देश की राजनीतिक और सामाजिक सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। ठीक, ये उन लोगों को प्रशिक्षित करना था जो देश की राजनीतिक और सामाजिक सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। ठीक, तो इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो जो भी संगठन या सोसाइटी दिया रहता है उसका
किसने स्थापित किया था और कब स्थापित किया गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लाला लाजपत राय ने 1921 में स्थापित किया था। ठीक, ये सब तो हम समझाने के लिए कि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। ठीक, नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर चला जाता है कि कुछ रिलेट से उसके बारे में रिलेटेड जानने पर क्या होता है ना कि दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, तो ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा सा वो आदमी कर लेता है, इसलिए ये इन सारी चीज़ों को दिया रहता है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, 1828 में की थी। यह समाज सुधार के लिए भारत के सबसे शुरुआती संगठनों में से एक था जिसने सती प्रथा के उन्मूलन और महिला अधिकारों पर ध्यान केंद्रित था। तो ब्रह्म समाज सती प्रथा का उन्मूलन और महिला अधिकारों पर केंद्रित था, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला अधिकार और सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित था। अगर ये एग्जाम में प्रश्न बने तो ऐसा कर देना है। उसके बाद प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना होता है 1867 में बॉम्बे में। ठीक, और इसका स्थापना कौन करता है, तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। और इसमें महादेव गोविंद रानाडे यानी गोखले के गुरु भी शामिल थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे। इस संस्था ने जाति प्रथा के विरोध और विधवा विवाह जैसे सुधार पर काम किए। जाति प्रथा के विरोध और विधवा विवाह जैसे सुधारों पर काम किए। सत्याशोधक समाज, सत्याशोधक समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है ये तो सवाल, इसको तो जो भी नॉर्मली आप पढ़े होंगे तो एक बार में ही याद हो गया होगा। ज्योतिबा फुले 1873 में, ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह समाज दलितों और पिछड़ों के उत्थान और उन्हें भेदभाव से मुक्त दिलाने के लिए समर्पित था। तो ये दलितों और पिछड़ों को उत्थान एवं उसके भेदभाव की मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित था। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1997 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1997 में किया था। और यह मिशन आध्यात्मिक विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहा। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, स्वामी विवेकानंद 1897, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज तो कौन, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, ऐसे ही सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है शनि। मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को कहा जाता है। ठीक, शुक्र को। आकार और आकृति, शुक्र का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक, शुक्र का जो आकार और आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है और इसका द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बहुत करीब है। इसका द्रव्यमान भी और घनत्व भी पृथ्वी के करीब ही है, इस वजह से इसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। और सारी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। बुध, यह सूर्य के सबसे निकट का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है और सूर्य की परिक्रमा यह 88 दिन में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा यह 88 दिन में, सबसे कम दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र। इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसका तापमान 462 डिग्री सी है, 462 डिग्री सी, क्योंकि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। तो शुक्र के वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन मौजूद है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन मौजूद है वह पृथ्वी। इसका लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है पृथ्वी का, और लगभग 71% क्या है, पानी है। मंगल, मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो छोटे चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। वैज्ञानिक यहाँ भविष्य में जीवन की संभावना की खोज कर रहे हैं। ठीक, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आंतरिक ग्रह। ठीक, आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। उसके बाद बाह्य ग्रह है। ठीक, बाह्य ग्रह में कौन कौन शामिल है, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है।
तो पृथ्वी बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह यानी कि चंद्रमा, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है वैसे बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है। शनि शनि यह अपनी सुंदर और स्पष्ट वलय के लिए जाना जाता है, यानी कि रिंग्स। शनि के मतलब स्पष्ट एक वलय के लिए ये जाना जाता है। वर्तमान में इसके सबसे अधिक चंद्रमा 146 खोजे जा चुके हैं। शनि के पास 146 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। अरुण यह एक बर्फीला विशाल ग्रह है जो बहुत ठंड है। यह बर्फीला विशाल ग्रह है जो बहुत ठंडा है, वह अरुण। वरुण की बात करें तो यह सूर्य से दूर स्थित ग्रह है। वरुण सूर्य से स्थित सबसे दूर सूर्य से स्थित वरुण ही है। और यहाँ हवाएं सौरमंडल से में सबसे तेज चलती है और यह गहरे नीले रंग का दिखता है। वरुण गहरे नीले रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन सी है रेगूर या काली मिट्टी, और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेगूर मिट्टी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेगूर मिट्टी। अब हम लोग मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने भारत की मिट्टियों को उनकी प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर 8 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है। यानी कि भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी यह लगभग भारत के 40 से 43% भाग पर पाई जाती है, विशेषकर उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। और यह धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ध्यान रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। और खादर मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है। काली मिट्टी इसे रेगूर या काली या कपासी भी कहा जाता है। रेगूर, काली, कपास भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय से हुआ है। ज्वालामुखी से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलता है। तो काली मिट्टी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। लाल और पीली मिट्टी लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का जो कलर होता है, रंग लाल। इसमें पीली मिट्टी किस लिए दे दी है? लाल, तो लाल लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और जल सोखने पर यह पीली दिखाई देती है। यह दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी यह भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। लेटेराइट मिट्टी यह भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में बनती है। यह ईंट बनाने और चाय, कॉफ़ी व काजू के बागानों के लिए उपयोगी है। इस मिट्टी से क्या बनाया जाता है? ईंट बनाया जाता है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और काजू के बागानों का मतलब कि चाय, कॉफ़ी और काजू का खेती किया जाता है लेटेराइट मिट्टी पर। शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में क्या है? मरुस्थल या थार मरुस्थल, तो रेगिस्तान वहीं पर पाई जाएगा राजस्थान में। और इसमें लवण की मात्रा अधिक और नमी की कमी होती है, यानी कि लवण यानी कि नमक की मात्रा अधिक होती है और नमी कम होती है। पर्वतीय या वन मिट्टी यह हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और चाय, मसाले व फलों के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर होती है? तो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पर चाय, मसाले व फलों के बागान के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे लवणों की अधिकता होती है, जिससे यह कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है। तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी पर कृषि नहीं किया जाता है। पीठमय या दलदली मिट्टी यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में जैविक पदार्थों के संचय से बनती है। कहाँ पर बनती है ये? तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता। जाहिर सी बात है, जहाँ भारी वर्षा होगा वहीं ना दलदल बनेगा। उसके बाद है भारतीय मृदाओं यानी कि मिट्टी के सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में
नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मिट्टी के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड नई दिल्ली में स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कहाँ पर, तो नई दिल्ली में स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, यहाँ पर मिस्टाइप हो गया है, क्या होगा यहाँ पर, थार मरुस्थल। ठीक, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ भाग में। यह मरुस्थल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, 2000 वर्ग, सॉरी 2000 है, 2 लाख है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। और इसका 85% हिस्सा भारत में और शेष 15% पाकिस्तान चोलिस्तान मरुस्थल के रूप में स्थित है। चोलिस्तान मरुस्थल, भारत में जो मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान में है चोलिस्तान है। वाह, अरे भाई नामों गजब रखा है। थार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। थार जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है छठी और ऑप्शन डी है सातवीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों की आवंटन यानी कि सीटों की बंटवारा का प्रावधान है। चलिए अब हम लोग सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची, इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख है। ठीक, पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्रीय विस्तार। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, यानी कि भारत के संवैधानिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची विभिन्न वैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दी जाने वाली शपथ, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण देती है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में पढ़े। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान करती है। तो पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रकाशन के संबंध में विशेष प्रावधान है। उसके बाद है सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे संघ सूची, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है, राज्य सूची, राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है, और समवर्ती सूची, इस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक, तो सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। आठवीं अनुसूची यह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है। 22वीं अनुसूची आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जो कि भारत की 22 आधिकारिक भाषा है। नवीं अनुसूची, इससे पहले संविधान संशोधन, नवीं अनुसूची देखिए, मूल संविधान में क्या था, 8वीं अनुसूची था, यहीं तक था, लेकिन अब नवीं अनुसूची आई तो संशोधन करना पड़ा, तो अब नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। मूल संविधान में ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची था, अभी 12 है। ठीक, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, सब इसमें है, देखना है। जैसे नवीं अनुसूची है तो यह पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, और यह मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी। तो ये जो नवीं अनुसूची है क्या किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार कानून से संबंधित है, भूमि सुधार कानून से, ध्यान रखिएगा। और इसे 1951 में जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, और यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल ये नेताओं के लिए है कि अपना पार्टी ये लोग बदल देते थे जीतने के बाद, तो उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया। 11वीं अनुसूची
73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय शामिल है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय शामिल है, ठीक। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, इतना ध्यान रखा है, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित 18 विषय है, यानी कि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायती राज से 10वीं और नगर पालिका 12वीं, दल बदल 10वीं, भूमि सुधार 9वीं, शक्तियों का विभाजन 7वीं, भाषा 8वीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के लिए जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन 6ठी। इन सारी को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग को इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। इतने में आप लोग एक ही प्रैक्टिस जो 20 क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कितना आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1950, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना और विघटन, तो ये विघटन यानी कि ये समाप्त भी हो चुका है। तो इसकी स्थापना हो गया था 15 मार्च 1950 को एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा, और 64 वर्षों तक कार्य करने के बाद 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया। कब भंग हुआ? तो 17 अगस्त 2014 को। और इसके जगह पर क्या आया? तो नीति आयोग, नीति आयोग का स्थापना किया गया। प्रकृति, यह गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था और इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, यानी कि योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था। यह गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था। संरचना यानी कि अध्यक्ष, अध्यक्ष इसका कौन होता था? प्रधानमंत्री, ठीक। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, ठीक। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो होंगे वही इसका अध्यक्ष, यानी कि 1950 में जब इसका गठन किया गया तो प्रधानमंत्री भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। और अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब 17 अगस्त 2014 में इसको भंग कर दिया गया तो उस टाइम कौन अध्यक्ष था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक अहलूवालिया, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक अहलूवालिया। इसका कार्य की बात करें तो यह देश के मानवीय और भौतिक संसाधनों का आकलन करना, मानवीय यानी कि जो लोग रहते हैं उसका, और भौतिक संसाधनों को का आकलन करना, आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान योजना आयोग ही तैयार करता था, ठीक है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसको तैयार कौन करता था? तो योजना आयोग ही करता था। और विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय संस्थानों का आवंटन करना, योजनाओं का कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सारी कार्य किसका था? तो योजना आयोग का था। और इसके जगह पर किसको लाया गया? तो नीति आयोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है भारत के लोग, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्य, और ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्य, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो लोकसभा के लोग ही चुनेंगे ना, इतना तो सबको पता है। लेकिन कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य। अनुच्छेद 93 के तहत संविधान के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है, ठीक है। अनुच्छेद 93 के तहत संविधान लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक। अध्यक्ष होने के लिए क्या? लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक जब बनता है तो वह धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा
कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 108, ये भी ध्यान रखना। अब अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो वो अपना क्या इस्तीफा पत्र किसको सौंपेगा? तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ये भी क्लियर हो जाए। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर जिनको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। वर्तमान में अध्यक्ष जो कि 2024 में ओम बिड़ला हैं, जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 2024 में निर्वाचित हुए थे। ठीक। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। 10 नंबर सवाल है, प्रवासियों द्वारा अपने मूल समुदाय के मित्रों और रिश्तेदारों को भेजे गए धन को क्या कहते हैं? ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो इसमें सारे सवाल रखे गए हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, सारे प्रश्न हैं। ठीक, तो आप लोग का सारा डिवीजन होने वाला है। टेंशन नहीं लेना है, सारा क्लियर होगा। तो प्रवासी द्वारा अपने मूल समुदायों यानी कि जो लोग विदेश में कमाने गए हैं तो अपने घर वाले को पैसा भेजते हैं, तो उस धन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विदेशी निवेश, ऑप्शन बी है प्रेषण, और ऑप्शन सी है अनुदान, और ऑप्शन डी है लाभांश। तो इसको क्या कहा जाता है? मान लो आप गए हो बाहर अपने देश से दूसरे देश में कमाने, तुम अपने घर वालों को पैसा भेजोगे तो उस पैसे को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेषण। ठीक, प्रेषण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं अब। तो प्रवासियों द्वारा अपने मूल समुदाय या देश में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भेजे गए धन को प्रेषण या विप्रेषण कहा जाता है। जैसा कि मैं आप लोग को बताया, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह विकासशील देशों के लिए विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है और परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, ये विकासशील, जैसे भारत विकासशील देशों के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जाते हैं दूसरे देश में, वहाँ से अपना पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधारते हैं। ठीक। 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी कि 2026 में भारत से विदेश में जाकर कमाने वाले लोग सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक, यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं विदेश में कमाने के लिए। इनमें न केवल नकदी राशि शामिल होती है बल्कि प्रवासियों द्वारा भेजे गए उपहार या अन्य सामान भी शामिल होता है। यानी कि नगद राशि नहीं बल्कि कुछ भेजे गए उपहार या फिर सामान भी शामिल होता है। तो आई होप कि आप लोग प्रेषण को समझ गए होंगे। ठीक, अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? कर यानी कि टैक्स की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए है आय कर, ऑप्शन बी है निगम कर, और ऑप्शन सी है राज्य उत्पाद शुल्क, और ऑप्शन डी है सीमा शुल्क। ठीक, तो इसका तो इसी में आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य तो लिखा ही है, तो राज्य उत्पाद शुल्क हो जाएगा। तो ये क्या है? राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर है। यानी आय कर होगा केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, निगम कर भी केंद्र सरकार लगाता होगा, और सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार। चलो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला करों की बात करें तो राज्य माल और सेवा कर, जैसे कि SGST, जीएसटी का प्रकार है ना, CGST, SGST और IGST। तो SGST कौन लगाता है? तो ये राज्य सरकार लगाता है, राज्य के भीतर वस्तु और सेवाओं के बिक्री पर। ठीक है। वैट और बिक्री कर, यह पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे उत्पादों पर लगाया जाता है। ठीक, वैट और बिक्री कर ये भी राज्य सरकार लगाता है। राज्य उत्पाद शुल्क यानी कि नशीले पदार्थों और शराब पर लगाया गया कर को राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है, और ये राज्य सरकार लगाता है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जो कि संपत्ति की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है, यह भी सरकार ही राज्य सरकार द्वारा। व्यावसायिक कर, व्यावसायिक कर यह रोजगार और व्यवसायों पर लगाया जाता है, यह भी राज्य सरकार लगाता है। मोटर वाहन कर, वाहनों के पंजीकरण और सड़क उपयोग पर लगाने वाला कर, मोटर वाहन कर, यह भी सरकार राज्य सरकार ही लगाता है। भू राजस्व, भूमि पर लगाया गया कर। मनोरंजन कर, सिनेमा और अन्य मनोरंजन साधनों पर लगाया कर, यह भी राज्य सरकार ही लगाता है। टोल टैक्स, जो आप टोल टैक्स देते हैं राज्य मार्गों का उपयोग करने के लिए, यह भी राज्य सरकार ही लगाता है। और कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर
भी राज्य सरकार ही लगाता है। और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर की बात करें तो आयकर, कारपोरेटर कर, सीमा शुल्क, जीएसटी। जीएसटी में सीजीएसटी और आईजीएसटी केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन एसजीएसटी कौन लगाता है? राज्य सरकार। ठीक, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार। अब साइंस का सवाल आ गया, 12 नंबर सवाल है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है 1:600, ऑप्शन बी है 600:1, और ऑप्शन सी है 1:900, और ऑप्शन डी है 500:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 600:1, यानी कि आरबीसी की संख्या हम लोग के बॉडी में अधिक होती है डब्ल्यूबीसी के मुकाबले। ठीक, 600 आरबीसी पर एक ही डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी के बारे में जान लेते हैं हम लोग, जिसे लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका, इसका कार्य है फेफड़ों में ऑक्सीजन के पूरे शरीर में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो आरबीसी क्या करता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से लेते हैं, वो क्या करता है कि पूरे शरीर में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। ठीक, और इसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है जो कि आरबीसी में होता है। और इसका जीवन काल की बात करें तो यह लगभग 120 दिन। ठीक, इसके बाद ये प्लीहा में नष्ट हो जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और यह नष्ट कहाँ होता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में नष्ट हो जाता है। ठीक, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो सकता है। आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग, एनीमिया नामक रोग। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। ठीक, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। जो बोन का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो खोखला भाग होता है, आप लोग देखे होंगे जब आप मटन या फिर चिकन खाते होंगे तो जो बोन का बीच में एक भाग होता है, खोखला भाग, वहीं पर क्या बनता है? अस्थि मज्जा में होता है, उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो रोगाणुओं, संक्रमण और बीमारियों से शरीर को रक्षा करता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो ये शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक, इससे ये अगर कमी हो गया तो आपको कोई भी बीमारी हो सकता है, मतलब जल्दी से हो सकता है। कोई भी बीमारी का कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई भी बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और अपना भयंकर रूप ले लेगा। और जिसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक है, उसको बीमारी होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक, ये क्या करता है कि बीमारियों से लड़ता है और उसको खत्म करता है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स आदि। ठीक, इसका कई प्रकार है, तो मुख्य जैसे है नाइट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और इसका जीवन काल कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होता है। इसका जीवन काल ज़्यादा दिन नहीं होता है, लेकिन आरबीसी का 120 दिन होता है। और इसकी संख्या बहुत अधिक कमी से रोगों का खतरा बढ़ जाती है, और अत्यधिक वृद्धि से ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर जैसी स्थिति भी हो सकती है। यानी कि ये इसका कम भी होना खतरा है और इसका अत्यधिक भी होना खतरा है। कम होने से रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, और अत्यधिक होने से कैंसर, जो कि ल्यूकेमिया नामक कैंसर होने की स्थिति हो सकती है। और यह आरबीसी से बड़ी होती है, इसका आकार आरबीसी से बड़ा होता है। ठीक, आई होप कि आप लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 13 नंबर सवाल है, यक्षगान। यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यक्षगान, कर्नाटक। और कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान है, डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा है, भूत कोला है। तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करें तो करगट्टम, कुम्मी, कवाड़ी अट्टम है। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो कुल्लाटम, बिरनाट्यम, दिमसा, ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं। 14 नंबर सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव,
हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। बी, नागालैंड। और नागालैंड के उत्सव की देख ले तो हॉर्नबिल उत्सव है, सेक्रेनी भी यहीं पर मनाया जाता है, मुआत्सुमोंग, मुआत्सुमोंग नागालैंड का ही प्रमुख त्योहार है, तुलुनी नागालैंड का है, लाओमोंग नहीं, लाओ नहीं, आओमोंग है, आओमोंग, आओमोंग। मणिपुर, मणिपुर का त्योहार की बात करें तो मणिपुर संगाई उत्सव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, संगाई उत्सव, ये रिपीटेड मतलब बहुत बार पूछा गया है, संगाई उत्सव। याओसांग, याओसांग, कांग चिंगबा, कांग चिंगबा, कांग चिंगबा मणिपुर। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर। लुई नगाई नी, लुई नगाई नी मणिपुर। हुनथड़ो मणिपुर, हुनथड़ो मणिपुर। मेघालय, नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय, नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय, वांगला महोत्सव मेघालय, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय, बेदी नखलम महोत्सव, बेदी नखलम महोत्सव मेघालय, चेरी ब्लॉसम मेघालय, मेघालय, वांगला मेघालय, नेंगक्रेम मेघालय। सिक्किम की बात करें तो लोसुंग महोत्सव सिक्किम, लोसुंग महोत्सव सिक्किम, लोसुंग महोत्सव सिक्किम। सागा दावा सिक्किम, पांग लहाबसोल सिक्किम, पांग लहाबसोल सिक्किम। मघे संक्रांति सिक्किम, मघे संक्रांति सिक्किम, मघे संक्रांति सिक्किम। सोनम लोसार सिक्किम, सोनम लोसार सिक्किम, सोनम लोसार सिक्किम। साकेवा सिक्किम, साकेवा सिक्किम। कागयद नृत्य सिक्किम, कागयद नृत्य सिक्किम, कागयद नृत्य सिक्किम। 15 नंबर सवाल है, डेविस कप, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है लॉन टेनिस और ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफियां, अब हम लोग सभी महत्वपूर्ण खेल से संबंधित कप ऑफ ट्रॉफिया को देखेंगे। तो आईसीसी विश्व कप क्रिकेट से संबंधित है, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट, एसएच कप क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, एशिया कप क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट से हो गया। फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल, रोबर्स कप फुटबॉल, मार्डेगा कप फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, आईएफए शील्ड फुटबॉल, आईएफए शील्ड फुटबॉल, यूएफए चैंपियन लीग फुटबॉल, यूएफए चैंपियन लीग फुटबॉल, कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल, कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। उसके बाद है टेनिस से संबंधित कप ऑफ ट्रॉफियाँ, डेविस कप जो कि पुरुष टीम के लिए है, डेविस कप टेनिस पुरुष टीम के लिए, फेड कप महिलाओं टीम के लिए टेनिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन टेनिस, यूएसए ओपन टेनिस, बिटमैन कप टेनिस, बिटमन कैप टेनिस। उसके बाद है बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, उबर कप बैडमिंटन, सुदीरमन कप बैडमिंटन, एशिया कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन, यूरोपीय कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, कोनिका कप बैडमिंटन। टेबल टेनिस से संबंधित कप, एशियन कप टेबल टेनिस, वर्ना ब्लैक कप टेबल टेनिस, त्रावणकोर कप टेबल टेनिस, स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस, एशियन कप टेबल टेनिस, वर्ना ब्लैक कप टेबल टेनिस, त्रावणकोर कप टेबल टेनिस, स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस। 16 नंबर सवाल है, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है छोटी आंत। बोल रहा है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अग्नाशय। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो अग्नाशय वह प्रमुख ग्रंथि है जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। इसे एक निश्चित ग्रंथि माना जाता है जो पाचक एंजाइम पाचक एंजाइम बहिःस्राव करती है और इंसुलिन, ग्लूकोन जैसे हार्मोन अंतःस्राव करती है, दोनों का उत्पादन करती है। ठीक। प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि, यह मस्तिष्क के नीचे स्थित मटर के आकार या क्या है ये? तो मस्तिष्क के नीचे स्थित मटर के आकार की यह ग्रंथि वृद्धि और अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक। यह क्या करती है कि यह आकार, ग्रंथि वृद्धि और एक सेकेंड। प्यूटिटरी ग्रंथि का कार्य क्या है? तो यह वृद्धि और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, यानी कि वृद्धि हार्मोन का भी यही नियंत्रण करती है और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण प्यूटिटरी ग्रंथि ही करती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित चयापचय और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक। चयापचय और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करती है। अधिभृक ग्रंथि, यह तनाव प्रतिक्रिया और कार्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करती है। तो अधिभृक ग्रंथि क्या करती है? तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। जो हम लोग के शरीर मस्तिष्क में जो तनाव होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? अधिभृक ग्रंथि। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम और इंसुलिन दोनों छोड़ती है। जैसे इसी को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कहा जाता है। यकृत, यह पित्त का स्राव करती है, पित्त का स्राव करती है। ठीक। स्तन ग्रंथि, यह मादा में दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। स्तन ग्रंथि मादा में दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। तो ग्रंथियों के बारे में हम लोग जान गए। ठीक। 17 नंबर सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन बी है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप और ऑप्शन डी है गठिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? चलिए हमें बताते हैं। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डरना, जो मुख्य रूप से रेबीज नामक वायरल बीमारी का एक गंभीर लक्षण है। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से डर लगता है। अब कुछ मच्छर से और जीवाणुओं से होने वाले रोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे मच्छर से होने वाले प्रमुख रोग है डेंगू। तो डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार, बदन दर्द और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू मच्छर एंडीज मच्छर के काटने से, डेंगू एंडीज। मलेरिया एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें ठंड के साथ बुखार, एनीमिया और अंग विफलता का कारण बन सकती है। ठीक। एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। चिकनगुनिया एंडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है और इसमें जोड़ों में तेज दर्द और बुखार होता है। जिक्का वायरस ये भी एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है। इसमें हल्का बुखार, दाने और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम होता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम होता है। जिक्का वायरस एंडीज मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया ल्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और इसमें शरीर के अंगों जैसे पैर में भयानक सूजन आती है। ठीक। जापानी जापानी मस्तिष्क कोप ये ल्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक। जापानी मस्तिष्क कोप इसको जो बीमारी है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। उसके बाद है पित्त ज्वार भी एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है और इसमें बुखार और त्वचा का पीला हो जाता है। ठीक। मक्खी के काटने से होने वाले रोग, तो लिस्मैनियासिस या कालाजार, सैंड फ्लाई जिसे बालू मक्खी कहा जाता है, इसके काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई के काटने से क्या होता है? लिस्मैनियासिस या जिसे कालाजार भी कहा जाता है। अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस
यह सीसी मक्खी के काटने से होता है, जिसे सोने का बीमारी भी कहा जाता है। इसको सोने का बीमारी कहा जाता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? परमाणु शक्ति उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है थोरियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है जीवाश्म और ऑप्शन डी है जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी आंसर तो हम बताए ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूरेनियम। ठीक, यूरेनियम। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। परमाणु शक्ति यूरेनियम या थोरियम के परमाणु विखंडन से उत्पन्न होने वाली अपार ऊर्जा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक, इसका परमाणु शक्ति का उपयोग किस लिए किया जाता है? कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन के लिए। यह 1 ग्राम यूरेनियम से 3 टन कोयले के बराबर ऊर्जा दे सकती है। 1 ग्राम यूरेनियम 3 टन कोयले के बराबर ऊर्जा दे सकती है और भारत में यह ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, यह भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें 7 संयंत्रों में 25 रिएक्टर काम करते हैं। ठीक, तो 7 संयंत्र कहाँ कहाँ पर है हम लोग देख लेते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि कौन से संयंत्र कहाँ पे है। ठीक, तो ध्यान रखना, तारापुर कहाँ पर है? तो बोईसर है, बोईसर महाराष्ट्र, और यह सबसे पहला रिएक्टर है, सबसे पहला तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभट्टा राजस्थान में है, रावतभट्टा राजस्थान परमाणु, इसमें तो नाम ही दिया है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है और यह सबसे बड़ा है। कौन? कुंडलकुलम, इसका नाम भी सबसे बड़ा है, इसे ध्यान रखना। सबसे नाम इसका बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। उसके बाद है मद्रास कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है, कल्पकम में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कैगा, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक। और काकरापार ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो काकरापार गुजरात में है, काकरापार गुजरात, ककरापार गुजरात। नरौरा ऊर्जा संयंत्र, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। तो ये सातों को आप लोग बार बार बोल बोल के रिवाइज कर लीजिए। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ठीक, बोल रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, धातु। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। ठीक, सोडियम को क्या होता है कि चाकू से काटा जा सकता है और यह धातु है, ध्यान रखिएगा। धातु मतलब समझते हो ना, जैसे सोना चांदी लोहा, ये सब क्या है? धातु है। तो ये सभी चाकू से कटते हैं, लेकिन ये एक सोडियम ऐसा धातु है जो कि चाकू से कटता है। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील चांदी जैसी सफेद क्षार धातु है, जो इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और यह हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीकरण के कारण धुंधली हो जाती है। ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण के कारण यह क्या हो जाता है? धुंधली हो जाती है और पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो वो हो गया जो पूछा था कि किसे, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम। और एक पूछता है इसमें सवाल कि सोडियम को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? ध्यान रखिएगा, किरोसिन तेल यानी कि मिट्टी की तेल में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय और ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है पीयूष। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक, इसका आंसर कमेंट में देना है। तो हम लोग का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी रिवीजन हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें चीज़ें ऐड किया गया था, जो कि एक ही वीडियो से आप लोगों को काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। सोच लो आप ऐसा 10 वीडियो देख लोगे तो कितना रिवीजन हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को जब ऐसी वीडियो 10 आप लोग कर लोगे। ठीक,
तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो अभी तक आप लाइक नहीं किए तो पहले तो लाइक ठोको लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम में आप फोड़ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। ठीक ना, चलिए बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करिए।